हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड अड्डा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, इससे पहले मैंने मुंडा जनजाति को पढ़ा चुका हूं और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं मुंडाओं के शासन व्यवस्था के बारे में। तो इसमें हमें मुख्यतः जानना है कि मुंडा जो ग्राम होता है उसका शासन कैसे चलता है, उस ग्राम का प्रमुख कौन होता है, उस ग्राम में जो धार्मिक प्रधान होता था वो कौन होता था, उस गांव के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, और जब गांव में झगड़े होते थे उनका निपटारा कैसे होता था, और अगर उस गांव के झगड़े का अगर निपटारा नहीं हो पाता था तो वो कहाँ पर जाता था, गांव के बाद पंचायत का निर्माण होता था तो वो कैसे होता था। यही सब हम लोगों को बेसिक रूप से जानना है, जो जेपीएससी के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। तो देखिए, मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। क्या? विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है। अब देखिए, जनजातीय दृष्टिकोण से मुंडा लोग कोलेरियन समूह में आते हैं। ठीक है, जबकि प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में आते हैं। ठीक है, देखिए मुंडाओं के नाक नक्श, रंग, रूप, इस आधार पर इन लोगों को विभिन्न समूहों में बांटा गया है। ठीक है, तो जनजातीय दृष्टिकोण से ये कोलेरियन समूह में आते हैं, जबकि प्रजातीय दृष्टिकोण से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह में रखा गया है। भाषाई दृष्टिकोण से इन्हें ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में रखा गया है, अर्थात इनकी भाषा जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में आते हैं। ठीक है, तो हम देख चुके हैं कि जनजातीय दृष्टिकोण से कोलेरियन समूह में, प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड में, जबकि भाषाई दृष्टिकोण से या ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में आते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हमें जानना है। तो मुंडा समाज में खुट का अर्थ परिवार होता है। ठीक है, खुट का अर्थ परिवार। खुटकट्टी का अर्थ मुंडाओं का निवास स्थान, अर्थात मुंडा लोग जहाँ निवास करते हैं उसे खुटकट्टी कहा जाता है। खुटकट्टी गांव अर्थात मुंडाओं द्वारा बसाया गया गांव। मुंडा लोग जब आए तो उन्होंने सबसे पहले जंगलों को साफ किया और उस जंगल को साफ करके उन्हें रहने लायक बनाया और वहाँ पर खेतों का निर्माण किया। तो मुंडाओं द्वारा बसाया गया गांव खुटकट्टी गांव कहलाता है, जबकि मुंडाओं द्वारा निर्मित जो खेत है वो खुटकट्टी खेत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए खुटकट्टीदार क्या है। खेत बनाने वाले जो मुंडा होते हैं उन्हें खुटकट्टीदार कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा खुट का अर्थ क्या होता है, परिवार। खुटकट्टी का अर्थ मुंडाओं का निवास स्थान। खुटकट्टी गांव मुंडा द्वारा बसाया गया गांव खुटकट्टी गांव कहलाएगा। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत खुटकट्टी खेत कहलाएगा, जबकि खेत बनाने वाले मुंडा को खुटकट्टीदार कहा जाता है। अब देखिए मुंडा शासन व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चलता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मुंडा का अर्थ गांव का प्रधान या गांव का विशिष्ट व्यक्ति, और इसका पद जो है वंशानुगत होता था। ठीक है, गांव का प्रधान या गांव का विशिष्ट व्यक्ति मुंडा कहलाएगा और इसका पद वंशानुगत होगा। अब इसमें आ जाता है पाहन। तो पाहन क्या होता है, गांव का धार्मिक प्रधान, अर्थात गांव में पूजा पाठ जो करवाने का कार्य करेगा उसे पाहन कहा जाएगा, और ये गांव में शांति बनाए रखने का भी कार्य करता है। बलि दिलाने का काम करता है, पूजा पाठ करवाने का काम करता है, और इन सभी कार्यों के संचालन हेतु इन्हें एक लगान मुक्त भूमि दी जाती है जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो गांव का जो धार्मिक प्रधान होगा वो पाहन कहलाएगा। पाहन का मुख्य कार्य गांव में शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करवाना और बलि दिलाने का काम होता है, और इन कार्यों के संचालन के लिए इन्हें गांव की तरफ से एक लगान मुक्त भूमि दी जाती है जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो मुंडा गांव का प्रधान, पाहन गांव का धार्मिक प्रधान। अब देखिए हातू मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। ठीक है, मुंडा ग्राम पंचायत को हातू कहा जाएगा, और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होगा उसे हातू मुंडा कहा जाएगा। 2 से 3 गांव मिलकर एक पंचायत का निर्माण करते थे जिसे हातू कहा जाता था, जबकि उस ग्राम पंचायत के प्रमुख को हातू मुंडा कहा जाता था। ठीक है, अब है मानकी। तो कई ग्राम पंचायतों या गांवों को मिलकर एक पट्टी का निर्माण होता था जिसका प्रमुख मानकी कहलाता था,
और मानकी का पद भी वंशानुगत था। जिस तरह मुंडा का पद वंशानुगत था उसी तरह मानकी का पद भी वंशानुगत था। और यह कई ग्राम पंचायतों या गांवों को मिलाकर जिस पट्टी का निर्माण होता था उस पट्टी का प्रमुख मानकी कहलाता था। मानकी का पद वंशानुगत था। अब देखिए पढ़ा राजा। तो पढ़ा राजा क्या है कि कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता था और उस पढ़ा का जो प्रमुख होता था वो पढ़ा राजा कहलाता था। ठीक है, कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण होता था और उस पट्टी का जो प्रमुख होता था वो पढ़ा राजा कहलाता था। अब देखिए पढ़ा के बारे में कि पढ़ा कई गांवों या पट्टी से निर्मित अंतर्ग्रामीण पंचायत थी जिसे पढ़ा कहा जाता था। लगभग 15 से 20 गांव अर्थात 15 से 20 गांव को सम्मिलित करके एक पढ़ा का निर्माण किया जाता था और उसका जो प्रमुख होता था वो पढ़ा राजा कहलाता था। ठीक है, मान लीजिए कोई दो गांव के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, तो उस विवाद का निपटारा उस ग्राम में अगर नहीं हो पाया तो वो उसे पंचायत के पास भेज देते थे जिसे हाथू कहा जाता था। और अगर वो पंचायत भी उस ग्राम के विवाद का निपटारा नहीं कर पाते थे तो फिर उसे पढ़ा राजा के पास भेज दिया जाता था और फिर उसके विवादों को निपटारा किया जाता था। समझे? तो पहले हो गया ग्राम, फिर हो गया पंचायत जो हाथू कहलाता था, पंचायत के बाद पढ़ा और पढ़ा का प्रमुख पढ़ा राजा, ग्राम का प्रमुख मुंडा, पंचायत या पट्टी का प्रमुख मानकी और फिर उसके ऊपर पढ़ा और पढ़ा का प्रमुख पढ़ा राजा। ठीक है, तो पढ़ा में प्रायः एक ही कुल के सदस्य होते थे अर्थात एक ही कुल के सदस्य। पढ़ा में कुल 5 अधिकारी थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, 5 अधिकारी। तो चलिए पांचों अधिकारी को हम देखते हैं कि पढ़ा में कौन से 5 अधिकारी थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखते थे। तो दीवान, पढ़ा राजा का जो मंत्री है उसे दीवान कहा जाता था। ठीक है, पढ़ा राजा का सहायक को ठाकुर कहा जाता था। देखिए मंत्री को दीवान और सहायक को ठाकुर। अब देखिए एक पांडे का पोस्ट था, तो सभी प्रकार के दस्तावेजों को संभाल कर रखने वाला तथा राजा के आदेशों पर नोटिस जारी करने वाले को पांडे कहा जाता था। ठीक है, पांडे सभी प्रकार के दस्तावेजों को संभाल कर रखता था और राजा के आदेशों पर नोटिस जारी करता था, सूचना। ठीक है, एक पोस्ट कारतों का भी था। ठीक है, और एक लाल का पोस्ट था। तो लाल क्या है, वकील की भांति कार्य करता था। ठीक है, वकील की भांति सभा में बहस करने वाला यह पद वंशानुगत होता था। ठीक है, ये पांचों पोस्ट वंशानुगत ही है। ठीक है, तो दीवान क्या है, पढ़ा राजा का मंत्री को दीवान कहेंगे, पढ़ा राजा के सहायक को ठाकुर कहेंगे। पांडे क्या करेगा, सभी प्रकार के दस्तावेजों को संभाल कर रखेगा और राजा के आदेशों को नोटिस जारी करेगा। कारतों का भी पोस्ट होगा। और लाल वकील की भांति जो कार्य करेगा और बहस करेगा वो लाल कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य भी पोस्ट थे जो जैसे बरकंदाज, सिपाही को बरकंदाज बोला जाता था। मुंडा समाज में सिपाही को बरकंदाज। और दारोगा क्या करता था, सभा की कार्रवाई को नियंत्रित करता था। ठीक है, ये अन्य पोस्ट है, 5 प्रमुख पोस्ट में ये अन्य आते हैं। ठीक है, सिपाही को बरकंदाज और सभा की कार्रवाई को नियंत्रित करता था दारोगा। पढ़ा पंचायत को देखिए, पढ़ा पंचायत को मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। क्यों? मैंने पहले ही बताया था कि जब गांव के झगड़े का निपटारा नहीं हो पाता था उसे पंचायत के पास भेजा जाता था और पंचायत में अगर उस झगड़े का निपटारा नहीं हो पाता था फिर पढ़ा पंचायत में उस झगड़े का निपटारा होता था। तो इसलिए पढ़ा पंचायत को मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी गई। अर्थात यहाँ सबसे ऊपर स्तर के मतलब न्याय का काम होता था, कानून बनता था और उसका क्रियान्वयन भी यहीं से होता था, पढ़ा पंचायत से। इसलिए पढ़ा पंचायत को मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी गई। अब देखिए परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं का स्थान प्रदान नहीं किया गया था। अर्थात पूरा मुंडे प्रशासन में महिलाओं को कोई भी स्थान नहीं था, महिलाओं की भूमिका ही नहीं थी।
पढ़ा राजा हम लोग देख चुके हैं, पढ़ा पंचायत का जो सरप्रमुख था वो पढ़ा राजा कहलाता था। अब देखिए पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता था। अभी हमने देखा कि मुंडा वंशानुगत था, मानकी वंशानुगत था, पढ़ा राजा के नीचे के जितने भी पोस्ट थे वो भी वंशानुगत थे, लेकिन पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता था, यह पद वंशानुगत नहीं होता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी कारण मुंडा मानकी की प्रशासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। चूँकि जो सर्वोच्च सत्ता में मौजूद है उनका चुनाव होता था और वह पद वंशानुगत नहीं था, इसलिए इसके शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को। तो हम लोगों ने देख लिया कि पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव द्वारा होता था, पद वंशानुगत नहीं होता था, इसी कारण मुंडा मानकी की शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, अब मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होते थे। ठीक है, 3 विशेष स्थल। सरना, जहाँ ग्राम देवता निवास करते थे, अर्थात पूजा स्थल, अर्थात मुंडाओं का पूजा स्थल सरना कहलाता है और यहाँ पर ग्राम देवता निवास करते हैं। अखड़ा, पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर पढ़ा का पंचायत स्थल था उसे अखड़ा कहा जाता था और ये सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कृत्य किए जाते थे। अब है शासन। शासन क्या है? मुंडाओं का समाधि स्थल जहाँ शव को दफनाया जाता है, अर्थात मुंडा शव को जहाँ दफनाते थे उसे शासन कहा जाता था और इन समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासन देरी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या 3 विशेष स्थलों को देखा? सरना अर्थात पूजा स्थल जहाँ ग्राम देवता निवास करते हैं, अखड़ा अर्थात पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाएगा या सांस्कृतिक स्थल भी कहलाएगा, और शासन क्या है? मुंडाओं का समाधि स्थल जहाँ शव को दफनाया जाएगा और समाधि स्थल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे शासन देरी कहा जाता है। और एक और जान लीजिए, जुगटोप्पा समारोह। जुगटोप्पा समारोह मृतकों की हड्डी गाड़े जाने वाली प्रथा, अर्थात साल में एक बार मृतकों की जो हड्डी है उन्हें गाड़ने की एक प्रथा मनाई जाती थी जिसे मुंडा समाज में जुगटोप्पा समारोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस तरह हमने पूरे मुंडा प्रशासन को समझने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।